अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 23 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मंशूर और नजरिए पर डट जाने का अमली मुजाहरा तो कर डाला, लेकिन उनकी मरकजी क़यादत ने वो कर डाला है जिसके बाद आप और हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो हो गया जिसकी बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी। गो के तवक्को भी लोग यही कर रहे थे माजरत के साथ, लेकिन फिर भी किसी किसी कॉर्नर में, क्वार्टर में ये आवाज आती थी कि नहीं, इतनी हद तक नहीं जाएंगे। अब वो कितनी हद तक गए हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। ईरान इजराइल अमरीका वॉर, इस वॉर में एक नया यू टर्न आया है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इंतहाई अहम डिबेट है जो कि शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर एक और ट्वीट खड़का दिया है। उधर आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। उधर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं वो मिलकर ईरान के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। अभी इस वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से थोड़े लम्हे पहले ईरान ने एक नई मिसाइल स्ट्राइक इजराइल के अगेंस्ट कर दी है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इस इजलास के अंदर बहुत सारी चीज़ें तफसील के साथ डिस्कस हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ताने के ऊपर बहुत सारे टाउट साफी जो है ना, वो वजाहती मोड में आ चुके हैं। वजाहती मोड के अंदर वो क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, असल हकायक क्या है, वो शेयर करूंगा। और फिर मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी नोबेल अमन इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम तजवीज़ करने के ऊपर ठीक ठाक क्लास ले ली है। क्या क्लास ले ली है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो मरकजी क़यादत ने नया टोपी ड्रामा शुरू कर दिया है, उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, हिन के, गुदगुदा के, सटपटा के, मिनमिना के, या फिर करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमाइए, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा यू टर्न लिया है। पहले ये स्टोरी इसलिए मैंने टॉप पे इसलिए रखी, हालांकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त की टॉप लीड ये भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा यू टर्न लिया है। इमरान खान की मंजूरी के बगैर सूबाई बजट पास करने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान की मंजूरी के बगैर, अब आप अंदाजा कर सकते हैं, ये मतलब कल का दिन, मंगल का दिन, इनको पता है मुलाकात का दिन है, एक दिन और सब्र कर लें। आपकी इतनी नहीं सुनी जाती कि आप प्रेजेंटेशन उनके सामने दे सकें। आपका इतना बस नहीं चलता कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है उसको सुप्रीम रखते हुए आप दे दें इस्तीफा असेंबली से। यार क्या फर्क पड़ता है, टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं। सुने जरा, बजट कल कंडीशनली पास होगा। मुलाकात के बाद इमरान खान जो एडवाइस करना चाहें वो कर लेंगे, या असेंबली तहरील करना चाहें तो भी करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के जराए ये बताते हैं कि इजलास में फैसला ये हुआ है। अच्छा, इजलास के अंदर क्या हुआ है ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले इजलास के अंदर शरीक एक खातून लॉयर भी हैं और बुशरा बीवी की तर्जुमान भी हैं, साबिक हैं या अभी हैं मुझे नहीं पता, मशाल यूसुफजई। इन्होंने अंदर की कहानी खोल के रख दी है। वो क्या फरमाती हैं जरा सुनिएगा। वो कहती हैं, ये बातें मैंने कभी सरेआम नहीं की और हमेशा पार्टी के अंदर मौजूद फोरम्स पर आवाज उठाई, लेकिन अब हालात का तकाजा है कि आवाम को हकीकत बताई जाए। आज की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में तो मखसूस लोगों ने शिरकत की और इसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर कोई बात नहीं हुई, बल्कि सिर्फ ईरान पर होने वाला अमरीकी हमला जेर बहस आया और हमारे मौके पर गुफ्तगू हुई। फिर ये एलामिया कैसे जारी हो गया और किसने जारी किया, एलामिया मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या है। क्या मायने से इमरान खान की इतनी जल्दी है कि मंगल तक का इंतजार नहीं किया जा सकता कि खान साहब से मुलाकात हो और उनकी रजामंदी शामिल हो। बजट मंजूर करने की आखिरी तारीख 30 जून है, तो फिर यह जल्दबाजी किस लिए, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। मैं पब्लिक पोल आपके सामने कर देता हूं। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, क्या केपीके हुकूमत को असेंबली तहलील नहीं कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इमरान खान से मिले बगैर बजट जो है वो पास करा लें? आप इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या केपीके हुकूमत को इमरान खान साहब से मंजूरी लेकर बजट पास करना चाहिए या वैसे पास कर लेना चाहिए और टोपी ड्रामा करते रहना चाहिए? नीचे कमेंट, मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा। अच्छा, एलामिया जो जारी हुआ है वो सुनिएगा, वो क्या है। इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया है, उसके बाद उमर अयूब को माइक देने की कोशिश की गई है तो उसके ऊपर शदीद गुस्सा हो गए।
बिलावल भुट्टो वही हैंड्स एंड ग्लव्स, तू मेरी खुजाई जा मैं तेरी खुजाई जाऊं, बस यही चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो एलामिया है वो सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने अपने आज के इजलास में केपीके असेंबली की पार्लिमानी पार्टी के सूबाई बजट की बर वक्त मंजूरी के फैसले की तौसीक की है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा हुकूमत के मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बनाया जा सके। मौजूदा हुकूमत के इमरान खान के खिलाफ मजमूम अज़ाइम को आप एंडोर्स कर रहे हैं, और केपीके हुकूमत में इमरान खान साहब की जो बनाई हुई हुकूमत है उसके खिलाफ मुबैना मजमूम अज़ाइम की आपको बड़ी परवाह है। मैं कहता हूं भाई कर कैसे लेते हो यार। सुनिएगा, कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान की बजट की मंजूरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मुस्तकबिल के बारे में हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, जो कि हिदायत ये थी कि आप पहले मुझसे पूछोगे। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद के जरिए मुत्तफ़िका तौर पर तजवीज़ किया कि माली साल 2025-26 के लिए केपीके का बजट मशरूत तौर पर और चेयरमैन इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक मंजूर किया जाए। टोपी ड्रामा ऑन इट स्पीक जनाब, एट इट स्पीक। मैं अभी इस सारे सिलसिले के अंदर जो है फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हो चुका है, अगर मौजूदा क़यादत के साथ एक दिन भी ऐसा हो जाए तो ये जूते छोड़कर भाग जाएंगे। असल में इमरान खान ने डराया था, इन्होंने कर दिखाया है। इमरान खान ने कहा था मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने कर दिखाया, और अब ये कुर्सी नहीं छोड़ रहे क्योंकि इनको पता है जिस दिन इन्होंने कुर्सी छोड़ी खान ने इनको तुन देना है, और ये उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जनाब। पीटीआई कहती है कि बजट की मंजूरी में नाकामी कर दी है, माली इमरजेंसी और वफाकी हुकूमत की तरफ से केपीके हुकूमत का बिलाखिर खात्मा होगा, इसलिए तय किया गया है कि केपीके हुकूमत और केपीके लोगों ने चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में जो एतमाद किया उसे बरकरार रखा जाए। हैं खान साहब के नाम के ऊपर जो करते जाओ करते जाओ। आ जाए जी अब दूसरी बड़ी खबर। एक तो अब नए हुरमज को बंद करने का ऐलान कर दिया है ईरान ने। दूसरा, आज वो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो हम करना तो नहीं चाह रहे, इसको ये नाम देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बता रहा है कि बिल्ली नहीं बल्कि कुत्ता थैले से बाहर आ गया। असल में नवा कट्टा खोल गया था, कुत्ता थैले से बाहर आ गया। ईरान नवाज मलेशिया की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुक्काम ने ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाओं की जानिब से इराक और मुमकिन तौर पर शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगा लिया है। और ये भी अपडेट है, ये भी सुनने को आ रहा है कि अपने जो स्लीपर सेल हैं न्यूयॉर्क या अमेरिका के अंदर, वो भी एक्टिवेट कर सकता है ईरान। ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज तब्दीली का इशारा दे दिया है, मुमकिन तौर पर रजा पहलवी को सामने लाया जाएगा। ये शाह ईरान थे पहले। ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। याद रहे रजा पहलवी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि ईरान की अजमत को दोबारा बहाल करूंगा। जनाब, ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तेहरान में 2 ड्रोन मार गिराए हैं और तेहरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 15 मिनट की झड़प के बाद दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराया। ईरानी मंदूब ने खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से। वो कहते हैं ईरान में मासूम शहरियों और सिविल अमलाक को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले से क़याम अमन की सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के झूठे मौक़िफ़ पर आंखें बंद करके एतबार किया। इसराइल ने NTP में शमूलियत से इनकार किया। ईरान ने हमेशा सफारती कोशिशों की हिमायत की। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। इसराइल और अमरीका ने आलमी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ वर्जी की है। ये ईरान के जो सफारतकार हैं उन्होंने सलामती काउंसिल में बात की है। अब आगे चलते हैं। ईरान में 36 घंटों तक लगातार ऑपरेशन करने के बाद B-2 बमबार तैयारे वापस व्हाइट मैन एयरबेस पर उतर गए। ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में खिताब। अच्छा, तो वो जिसने नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए इस टाइमिंग के ऊपर, वो किसने ड्रामाबाजी की थी? अगर आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो भाई, एक तरफ आप अमन के ऊपर नोबेल प्राइज़ देने की सिफारिश करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जंग की मजम्मत करते हैं। कौम को खुद बना रखा है तुम लोगों ने। आगे जी, कौम कौन सी यार, 25 करोड़ आवाम का एक स्टेट है, एक न्यूक्लियर कंट्री है यार, शर्म नहीं आती है? बस अपने तजर्बागाह को जो है आप सियासत का नाम दे देते हैं। फार्म 47 से जाली मैंडेट से आप इक़्तिदार में आए हैं, सारे के सारे ख़ानदान मुसल्लत करके बिठाए हुए हैं। 6-7 बड़े ख़ानदानों के जो नई नस्लें हैं उनको ये इक़्तिदार सौंपने के लिए आप हर वो तजर्बा कर रहे हैं जो तजर्बा जो है इस कौम के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती तस्वर किया जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं खेल ख़त्म नहीं हुआ, अफजूदा मवाद अब भी महफूज है। अमरीकी हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान। ईरान ने इसराइल पर थोड़ी देर पहले भी हमला किया है। हमने ईरान से दागे मिसाइलों का सुराग लगाया है
اور فضائی دفاعی نظام انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام فعال ہے اور ایران کی جانب سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ڈیٹیل میں باتیں ہو رہی تھی۔ میں ابھی وہ 7 بجے جل لگا کے جو بھگوڑا ہے، ایک تجزیہ کار ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بطور محب وطن پاکستانی ہماری خبر بھلے غلط ہی صحیح، نام اس کا حیدر ہے، حرکتیں اس کی دوسری ہیں، مگر ایک امید تو تھی کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ تہاڈی امید ہم امید لگائیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی بحال ہوگی، عمران خان باہر آئے گا تو ہماری امید ٹاؤٹ گری، یوتیا پن۔ کوئی شرم کرو، حیا کرو یار، اپنی وضاحتیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ غلط کیا ہے، سوری کر لو کہ ہم نے غلط کیا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر، نہیں کرنا چاہیے تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، 2 مہینے بعد کر لیتے، 2 مہینے پہلے کر لیتے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی۔ آگے چلتے ہیں جی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لیتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لیتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں عمران خان نے جیل میں رہنا اپنے لیے میڈل سمجھا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا اجر اسے پاکستانیوں نے نہیں دینا کیونکہ پاکستانیوں کی اکثریت بے فیض ہے، لیکن وہ عمران خان خواری جو ہے ان کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور تمہیں جیل کے ایک چھوٹے سے سیل میں رہنا پڑے تو لگ پتہ جائے۔ یہ عوام جو ہے ناقدری ہے، بے قدری عوام ہے، اس نے کبھی بھی اپنے محبوب لیڈرز کی قدر نہیں کی۔ بھٹو بھی جیل میں سیدھا سڑتا مرتا رہا، آج اس کا نواسا جو ہے کس کی مالا جپتا ہے سب کو نہیں پتا۔ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ بیوقوف سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ خاندان کو نوازا، ایک باپ صدر بنا ہوا ہے، بیٹا جو ہے وزیر اعظم کا امیدوار ہے، اس کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہے خاتون اول بنی ہوئی ہے۔ یار کوئی ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہی شہباز شریف سرکار نے کیا ہے، یہی نواز شریف صاحب کے فیملی ہے، یہی جو ہے وہ کسی کو سمدھی کو ڈپٹی وزیر اعظم لگایا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے بیٹوں کے سیف گارڈ کرنے کے چکر میں۔ اور بھائی مطلب باہر آ جاؤ یار، خدا کا واسطہ۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ واضح ہے کہ پاکستان سے اڈے نہ مانگے گئے اور نہ پاکستان اڈے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈرن وارفیئر میں اڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اڈوں کی بات کرتے ہیں۔ وارفیئر کرافٹ کیریئر سمندر میں لا کر کھڑا کر دے گا اور اڈے کا اڈا بن جائے گا۔ اچھا جی، یہ اب ہمیں ڈیفینس بھی سکھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ایرانی صحافی جان حسین کہتے ہیں پاکستانی عوام جس شدت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اسے ایرانی پارلیمنٹ میں بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن ٹرمپ کی نوبل انعام کی نامزدگی کے بعد ایرانی عوام پاکستان سے تھوڑا سا ناراض ضرور ہے کہ ٹرمپ کو کیوں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، اینڈ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ آخر میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کا ایران پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہونے کے علاوہ ان کے پچھلے وعدوں کی سرین خلاف ورزی ہے۔ دوسرے ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دینے والا شخص کیا امن انعام کا حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست احباب کامنٹ کر رہے ہیں، لائک اوریا مقبول جان، سمی ابراہیم، منصور علی خان اینڈ عمران ریاض خان۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ پبلک پول میں زیادہ سے زیادہ کامنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔